हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये NCERT 12th का बायोलॉजी चल रहा है। अध्याय नंबर है 12 और अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, तथा इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा कैसे पुनर्योगज DNA प्राप्त किया जाता है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा जीन क्लोनिंग करते हैं और फिर उसको स्थानांतरित करके किसी दूसरे जीव में स्थानांतरित करते हैं और फिर उसका क्लोनिंग करते हैं, मतलब उसका कई प्रतिकृति बनाते हैं और जो हमें चाहिए उस तरह का जैविक उत्पाद प्राप्त करते हैं। उसके लिए किसका यूज करते थे, तो हम लोग स्थानांतरण करने के लिए किसका यूज करते थे, या तो किसी पौधे का यूज करते थे या फिर किसी सूक्ष्मजीव यानी किसी जंतु का यूज करते थे, जैसे जीवाणु का हम लोग यूज करते थे। ठीक है, तो इसका यूज करके क्या करते थे, हम लोग जैविक उत्पाद प्राप्त करते थे। जैविक उत्पाद में क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है या फिर कोई एंजाइम हो सकता है। जैसे हमने बताया था आपको पिछले चैप्टर में कि उससे एंजाइम कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे इंसुलिन एंजाइम प्राप्त किया जाता है, या फिर कोई जैविक उत्पाद हो सकता है, प्रोटीन वगैरह कैसे प्राप्त करते हैं। अब इसमें जानेंगे हम लोग कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। पिछले चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है और यह कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए, इस पे आने से पहले हम लोग जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का आखिर लक्ष्य क्या है, जैव प्रौद्योगिकी से हम लोग क्या हासिल करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है शुद्ध उत्प्रेरकों का निर्माण, यानी हम लोग चाहते हैं कि शुद्ध उत्प्रेरक बने। शुद्ध उत्प्रेरक का मतलब यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक मतलब एंजाइम, यानी हम लोग प्योर एंजाइम प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा है उत्प्रेरक के कार्य के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण, यानी जो भी हम लोग उत्प्रेरक बनाएंगे उसको कार्य करने के लिए विशेष तरह की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग चाहेंगे कि अच्छी परिस्थितियां बने और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। और फिर तीसरा है अनुप्रवाह प्रक्रमण द्वारा कार्बनिक यौगिकों तथा प्रोटीन का शुद्धिकरण। मैंने आपको बताया था कि अनुप्रवाह प्रक्रमण क्या होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि कार्बनिक यौगिक या जो भी प्रोटीन निकालेंगे, मतलब जो हम लोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार करेंगे कार्बनिक यौगिक या फिर प्रोटीन, उसका शुद्धिकरण करेंगे। तो ये सारा लक्ष्य है। अब हम लोग जानते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या क्या है। तो देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य रूप से उपयोग कृषि में किया जाता है। ठीक है, कृषि में करते हैं, साथ ही हम लोग किस क्षेत्र में करते हैं, इसका यूज करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें, चिकित्सा के क्षेत्र में यूज करते हैं। या फिर क्या इसका यूज करते हैं, तो हम लोग जैव उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद। ठीक है, और वो कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज करते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उसमें जानेंगे कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे होता है और उससे क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, कृषि के लिए हम लोग क्या करते हैं, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से नए नए तरह के बीज बनाते हैं, रोग प्रतिरोधक बीज बनाते हैं, साथ ही हम लोग उसमें उर्वरक बनाते हैं तथा ऐसे फसल तैयार करते हैं जो अनेक तरह के मौसम में सर्वाइव कर सके, जीवित रह सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार हो सके। साथ ही हम लोग यह भी कोशिश करते हैं कि इससे रोग प्रतिरोधी पौधा तैयार हो, यानी रोग प्रतिरोधी फसल तैयार हो, या फिर ऐसे कहें कि जो ऐसा पौधा भी तैयार हो जो लवणीय जल में हो सके, सूखे में हो सके। तो मतलब इसमें कोशिश किया जाता है कि विभिन्न तरह के पौधों को प्राप्त किया जा सके या बीजों को प्राप्त किया जा सके जो अनेक तरह के मौसम में सर्वाइव कर सके। चलिए, सबसे पहला क्या यूज है कि रोग मुक्त पौधे का उत्पादन। रोग मुक्त पौधे का उत्पादन। ठीक है, तो पहले कोशिश क्या करते हैं कि रोग मुक्त पौधे का उत्पादन। जैसे देखिए, आलू में देखिएगा तो इसमें पोटैटो लीफ रोल वायरस या फिर पोटैटो वायरस होता है, जिसके कारण आलू का जो पैदावार होता है वो 95% तक कम हो जाता है। आलू में क्या होते हैं, वायरस होते हैं, और उन वायरस को क्या कहते हैं, पोटैटो लीफ रोल वायरस, या फिर इसे पोटैटो वायरस भी कहते हैं केवल।
ये वायरस क्या करते हैं, कायिक जनन द्वारा फैलते हैं। यानी जो आलू को कैसे रोपते हैं, उसमें कायिक जनन होता है या वर्धी जनन होता है। तो वर्धी जनन द्वारा या कायिक जनन द्वारा जो फसल होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें ये क्या होते हैं, उनके माध्यम से ये जो वायरस होते हैं कायिक जनन द्वारा फैल जाते हैं। मतलब एक आलू के पौधे से दूसरे आलू के पौधे में, फिर एक बीज से दूसरे बीज में, मतलब ऐसे वो फैलते जाते हैं। और ये करते क्या हैं, तो ये 95% तक, 95% तक आलू की पैदावार को घटा देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं हम लोग, रोग मुक्त पौधे का उत्पादन करते हैं। यानी आलू के पौधे का भी उत्पादन किया गया है, जिससे क्या होता है कि आलू की उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहला यूज आपने देखा, क्या करेंगे हम लोग, रोग मुक्त पौधे का उत्पादन करते हैं। दूसरा इसी से संबंधित है, रोग प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन। रोग प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन, पौधे का उत्पादन। अब देखिए, आपको देखने में एक जैसा लग रहा है कि रोग मुक्त पौधा और यह रोग प्रतिरोधी पौधा, लेकिन दोनों में थोड़ी सी अंतर है। क्या कि रोग मुक्त का मतलब क्या हुआ कि पहले से ही ऐसा पौधा तैयार करना जिसमें कोई रोग ही ना हो, यानी उसमें रोग पहले से नहीं हो, उसको कहेंगे रोग मुक्त पौधा। जैसे आलू के जो बीज होता है उस पर वर्धी जनन द्वारा या कायिक जनन द्वारा कौन से वायरस फैलते हैं, तो पोटैटो लीफ रोल वायरस या फिर पोटैटो वायरस जिसे कहेंगे, वो फैलते हैं। यानी वो आलू पहले से उसमें बीमार होने का चांसेस रहता है, पहले ही से वो बीमार रहता है, पहले से उसमें प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रोग मुक्त पौधा बनाते हैं, यानी पहले से ही उसको हटा देता है। दूसरा है रोग प्रतिरोधी पौधे का उत्पादन। यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ऐसे पौधे का निर्माण करेंगे जिसमें पौधा के विकसित होने के बाद भी, पहले भी इसमें रोग नहीं था, और पौधा के विकसित होने के बाद भी इसमें क्या हो, इसमें बीमारी नहीं फैले, मतलब इसमें वायरस इसको अटैक नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसका कोशिश किया जाता है। जैसे आलू में जो मेन रूप से जो बीमारियां फैलती है, तो आलू में दो तरह की बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, दो तरह का बीमारी फैलती है। पहला होता है लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट पोटैटो, पोटैटो, और दूसरा होता है अर्ली ब्लाइट पोटैटो। तो ये दो तरह की बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, तो जनरली मतलब यही, इसके अलावा बीमारियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो हैं। तो इसको रोकने के लिए भी क्या क्या किया जाता है, तो जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ऐसे बीज बनाए जाते हैं जिसमें क्या हो, इन बीमारियों से लड़ने की शक्ति हो, जो बढ़ने के बाद भी क्या हो, इन बीमारियों से लड़ सकें और ये बीमारियां उनमें नहीं हो। इसी की तरह केवल आलू ही नहीं, इसके अलावा आपका मटर, धान, गेहूं इत्यादि चीज़ों की बीजें तैयार की जाती हैं। मतलब अलग अलग तरह के जो रोग प्रतिरोधी होते हैं और उसमें बाद में रोग नहीं पकड़ता है। ठीक है, तीसरा भी देख लेते हैं एक और कृषि में इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग है लवण तथा सूखा क्षेत्र में उत्पादन योग्य फसलें। जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके ऐसे बीज बनाए जाते हैं जो लवणीय जल में भी हो सकें और साथ ही सूखे क्षेत्र में भी, मतलब जहाँ पे पानी कम होती है वहाँ पे भी उनका उत्पादन किया जा सके। और इसी के आधार पे हम लोग क्या किए हैं, मटर या फिर गेहूँ देखिएगा, या फिर कुछ धान, आजकल आप धान भी आ गया है जो कम पानी में हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उसके जीन में रूपांतरण किया जाता है, जिससे वो लवणीय जल में भी, मतलब जहाँ पे लवण ज़्यादा होता हो, साथ ही सूखे क्षेत्र में भी उनका उत्पादन किया जा सकता है। यानी कम पानी में भी उनकी उत्पादकता अच्छी रहती है। तो ये यूज किया जाता है। अभी इसके अलावा भी कृषि में इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फिर भी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ। जैसे धान की बात कर रहे हैं तो धान की जातियां बनाई गई है, जैसे IR42 है, IR53 है, इसके अलावा फिर IR43 है। ये सब कुछ धान की प्रजातियां हैं जो बनाई गई हैं, जो कम क्षेत्रों में भी, मतलब सूखे क्षेत्रों में भी हो सकती हैं जहाँ पे पानी कम हो, साथ ही ये लवणीय जल में भी हो सकती हैं। कम पानी वाले क्षेत्र में भी होंगी और लवणीय जल वाले क्षेत्रों में भी ये हो सकती हैं। तो ये कैसे बनाए गए हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। नहीं तो धान के उत्पादन के लिए आपको पता होगा ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है।
ठीक है, चलिए और कुछ कहाँ कहाँ यूज होता है आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कृषि में और कहाँ पे यूज कर सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी का, तो इसका यूज करते हैं तीव्र सूक्ष्म प्रजनन के लिए। किसके लिए? तीव्र सूक्ष्म प्रजनन के लिए। ठीक है, देखिए उत्तक संवर्धन द्वारा किसी भी पौधे को, मतलब किसी पौधे की जाति को काफी तेजी से वृद्धि किया जा सकता है, उनमें जनन की संख्या को, जनन की दर को बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, उत्तक संवर्धन द्वारा किसी भी प्लांट के, यानी जो भी पौधा का हमें प्रजनन कराना है उसमें, उसके एक्स प्लांट को लेते हैं और उसको उचित पोषक माध्यम में रख करके उसकी अनेक प्रतिकृति बना लेते हैं, यानी अनेक जातियां बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में इसका यूज किस लिए करते हैं जैव प्रौद्योगिकी का, तो तीव्र सूक्ष्म प्रजनन के लिए, यानी इसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन की दर को काफी तेजी से बढ़ा देते हैं और तेजी से प्रजनन होने लगता है और ज्यादा बीज बन करके तैयार हो जाता है। पांचवा क्या है, मतलब इसके अलावा और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसके अलावा इसका यूज करते हैं जैविक खाद बनाने में। किस लिए, तो जैविक खाद बनाने में। आपको पता होगा कि दलहनी पौधों के नीचे जैसे अरहर होता है, मटर होता है, इन सब के ये जड़ों के नीचे राइजोबियम नामक कीटाणु पाए जाते हैं, जीवाणु होते हैं जो। तो जो राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें NIF जीन पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन इसे कहते हैं। जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीन होते हैं वो पाए जाते हैं। तब क्या करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस निफ जीन को क्या करते हैं, किसी दूसरे जीवाणु में, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया में भेज करके उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम क्या करते हैं, इस जीवों को तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें जैविक खाद प्राप्त होते हैं। और जो एकमात्र राइजोबियम नामक जो जीवाणु होते हैं वे केवल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उसके बदला में हम लोग क्या करते हैं, उसके जीन को ले करके और ई कोलाई बैक्टीरिया के माध्यम से उनका रेप्लिकेशन करा लेते हैं बहुत सारा, और इससे क्या होता है, हमें जैविक खाद प्राप्त होता है उच्च क्वालिटी का, जो आसानी से पौधों में डाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं कि हम लोग जो राइजोबियम नामक जीवाणु पे निर्भर करते थे, अब उसके लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसको यूज किस लिए करते हैं, तो इसका यूज करते हैं कृत्रिम बीज के उत्पादन में। ठीक है, यानी इससे अनेक प्रकार के कृत्रिम बीज बनाए जाते हैं, जैसे उसमें आपका सरसों आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, या फिर मटर है। तो इससे क्या करते हैं, कृत्रिम प्रकार के बीज को बनाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का यूज करके कृत्रिम बीज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज यूज है जहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, मतलब ये सारा चीज टेक्निक है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी का यूज करके और उसको कृषि क्षेत्र में अनेक चीज बनाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ही, बीज बना रहे हैं, कृत्रिम बीज बना रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं और जैविक खाद बनाते हैं। तो ये सारा कुछ यूज है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका यूज और कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब जैव प्रौद्योगिकी का यूज और कहाँ कहाँ पे करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कोई सुझाव है उसको भी दीजिएगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।